हाँ जी, नमस्कार। सभी का बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। देखिएगा दोस्तों, आज का जो आपका सेशन रहेगा वो रहेगा हिंदी साहित्य के इतिहास का। और हिंदी साहित्य का इतिहास परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। तो आपको हर एक पहलू पर ध्यान देते हुए और हर एक पहलू को बहुत अच्छी प्रकार से बारीकी से विश्लेषण करते हुए हिंदी साहित्य के इतिहास को आपको पढ़ना है। ठीक। तो ध्यान रहे, हिंदी साहित्य के इतिहास में आपको कौन कौन सी बातें इतनी महत्वपूर्ण है, उन महत्वपूर्ण तथ्यों पर, महत्वपूर्ण भागों पर आपको बहुत ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। रचना और रचनाकार तथा रचनाओं का व्यवस्थित कार्य इतिहास के मूल प्रश्न रहे हैं, तो आपको इनके बारे में भी पता रहे। ठीक है। तो आज का ये जो आपका सेशन रहेगा वो रहेगा हिंदी साहित्य के इतिहास का, और आज की ये शुरुआती क्लास है आपके हिंदी साहित्य के इतिहास की। ठीक है। तो हम जानते हैं कि हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की शुरुआत कब हुई थी, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन कब शुरू हुआ था। तो सबसे पहले तो इतिहास की आप भूमिका के बारे में जानेंगे कि हिंदी साहित्य का इतिहास कब से लेखन शुरू किया गया और सबसे पहले किसने प्रयास किया था हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का। ठीक है। तो आज की आप हेडिंग लगा लीजिए, हिंदी साहित्य का इतिहास। चलिए बात करते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास की। बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है, ध्यान रखिए। हिंदी साहित्य का हिंदी साहित्य का हिंदी साहित्य का इतिहास। देखिएगा दोस्तों, आप हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ने जा रहे हैं तो आपको पहले मैं थोड़ा सा रूबरू करवा देता हूं कि इतिहास क्या है और साहित्य क्या है। हिंदी के बारे में आप जानते हैं, ठीक है। तो इतिहास क्या है और साहित्य क्या है, इसके बारे में हम जान लेते हैं पहले। ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, वो करेंगे कि इतिहास आखिरकार है क्या, किसे कहा जाता है इतिहास, किसे कहा जाता है इतिहास, और किस प्रकार से इसका नाम इतिहास रखा गया है। नाम रखने के पीछे भी कारण है कि इसका जो नाम इतिहास रखा गया है वो किस कारण से इतिहास नाम रखा गया है। तो देखिएगा, सबसे पहले हम बात करते हैं कि इतिहास शब्द की क्या व्युत्पत्ति। सबसे पहली बात आपको ये आनी चाहिए कि आखिरकार सर ये इतिहास शब्द बना कैसे है। तो याद रहे, इतिहास शब्द की व्युत्पत्ति, इतिहास शब्द की यदि हमें व्युत्पत्ति की बात करें तो आपका इतिहास शब्द बना है, वो बना है इति प्लस है प्लस अस धातु के योग से। अस मतलब आस धातु मूलतः। कौन सी धातु? मूलतः धातु की यदि हम बात करेंगे तो वो मूलतः धातु कौन सी है? आस धातु है। तो आप ये कहेंगे कि इतिहास शब्द की, इतिहास शब्द, इतिहास शब्द क्या? इतिहास शब्द इति प्लस है प्लस अस। अस संस्कृत भाषा की कौन सी धातु? आस धातु है दोस्तों। कौन सी है? संस्कृत भाषा की यदि धातु की बात करोगे तो कौन सी धातु है? आस धातु है। के योग से बना शब्द है, के योग से बना शब्द है, के योग से, के योग से बना शब्द है। ठीक। क्या बात कर रहे हो आप ये कह रहे हो कि सर इतिहास शब्द है ना आपका, वो इति प्लस है प्लस अस यानी आस धातु के योग से बना शब्द है। मान लिया आपकी बात कि किससे बना शब्द है? इति है और अस यानी संस्कृत भाषा की आस धातु से बना ये शब्द है। अब यहां एक एक के अर्थ के बारे में भी आप जान लीजिए कि एक एक का अर्थ क्या है।
यानी यहां पर इति का अर्थ क्या है का अर्थ क्या है, और अस यानी संस्कृत भाषा की आस धातु का अर्थ क्या है। ठीक, तो आप ये कहोगे कि यहां किसका, यहां इति का अर्थ, किसका अर्थ, यहां बहुत आराम से पढ़ाऊंगा, धीरे धीरे ध्यान रखना। यहां इति का अर्थ है, इति का अर्थ क्या है, इति का अर्थ क्या है, शाबाश, क्या है, समाप्त है। क्या है, इति, इति का अर्थ क्या होता है, इति का अर्थ होता है समाप्त, इति का अर्थ समाप्त होता है, जिसे समाप्ति भी बोलते हो आप। और दूसरी आप बात क्या कर रहे हैं, दूसरी बात आप करें कि है का अर्थ क्या है, फिर आपने जो है लिखा हुआ है या आपने जो है लिखा है उसका अर्थ क्या है का अर्थ है का अर्थ है क्या, निश्चय या निश्चित। क्या अर्थ होता है का अर्थ होता है निश्चय या निश्चित। क्या अर्थ होता है का अर्थ होता है निश्चय, या फिर क्या कह सकते हो, निश्चित कह सकते हो, निश्चय या फिर निश्चित कह सकते हो। और आगे यदि बात करें तो आपके पास धातु कौन सी, मूल अस, अश का अर्थ क्या बताया इसने, देखिएगा, अश का अर्थ है, अश का अर्थ है होना। क्या है, अस का अर्थ है होना। अब आप एक बात कह रहे हैं यहां पर, और वो क्या बात कह रहे हैं, इति समाप्त, है का अर्थ निश्चय या निश्चित, और अस का अर्थ बता रहे हैं आप, वो बता रहे हैं होना। तो आपने बात तो व्यक्त कर दी है, आपने बात प्रस्तुत कर दी है। आप ये कहना चाह रहे हैं कि जिसकी निश्चित रूप से क्या हो चुकी है, समाप्ति हो चुकी है, उसे इतिहास कहा जाता है। तो ये तो आपका ये नाम है, कौन सा, इतिहास वाला। कि इतिहास कहते किसे हो, उसे कहते हो जिसकी निश्चित रूप से क्या हो चुकी है, समाप्ति हो चुकी है। क्या हो चुकी है, यानी आप यूं कह सकते हैं कि अर्थार्थ जिसकी निश्चित रूप से, अर्थात जिसकी निश्चित रूप से समाप्ति हो चुकी है, अर्थात जिसकी निश्चित रूप से समाप्ति हो चुकी है, उसे इतिहास कहा जाता है, उसे इतिहास कहा जाता है, उसे इतिहास कहा जाता है। पहली बात तो ये हो गया, बहुत अच्छी बात हो गई। और एक नाम की आपने व्याख्या कर ली, एक आधार आपने ले लिया कि सर इतिहास कहते किसे हैं, इतिहास उसे कहते हैं जिसकी निश्चित रूप से क्या हो चुकी है, समाप्ति हो चुकी है, उसे किसकी संज्ञा दी जाती है, इतिहास की संज्ञा दी जाती है। किसकी संज्ञा दी जाती है, जिसकी निश्चित रूप से समाप्ति हो चुकी है, उसे किसकी संज्ञा दी जाती है, इतिहास की संज्ञा दी जाती है। यह तो आपके इतिहास नाम की व्याख्या हो गई। अब हम व्याख्या करते हैं, बात करते हैं। आपका नाम लिखा हुआ है साहित्य, क्या लिखा हुआ है, साहित्य नाम लिखा हुआ है, ठीक। तो चलिए आगे बात करते हैं। साहित्य तो बेसिक कॉन्सेप्ट है। साहित्य शब्द की व्युत्पत्ति, किसकी, साहित्य शब्द की व्युत्पत्ति। चलो तो बात कर लेते हैं। बात है साहित्य, साहित्य शब्द की
साहित्य शब्द की व्युत्पत्ति। देखिएगा, साहित्य शब्द की उत्पत्ति, साहित्य शब्द की व्युत्पत्ति कैसे हुई, यही हुई ना बात कि साहित्य शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है। जैसे इतिहास शब्द की उत्पत्ति हुई है, वैसे ही शब्द की उत्पत्ति हुई है भाई। साहित्य शब्द क्या कहोगे आप, ये कहोगे कि साहित्य शब्द, साहित्य शब्द क्या कह रहा है, शय प्लस हित प्लस ये, शय प्लस हित प्लस ये के योग से बना शब्द, के योग से, के योग से बना शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ, जिसका शाब्दिक अर्थ, जिसका शाब्दिक अर्थ, जिसका शाब्दिक अर्थ है, क्या है शाब्दिक अर्थ, क्या है साहित्य का शाब्दिक अर्थ। आप ये कह रहे हैं कि साहित्य शब्द की उत्पत्ति सह प्लस हित प्लस ये के योग से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ है एकत्र होना। क्या होना, एकत्र होना, यानी इकट्ठा होते जाना। क्या होते जाना, इकट्ठा होते जाना, उसे ही क्या कहते हो आप, साहित्य कहते हो। यानी आप ये कह सकते हैं एकत्र होना। एक बात ध्यान में रखना, यहां कभी भी एकत्रित होना मत कर देना, क्योंकि एकत्रित शब्द नहीं होता है, शब्द होता है क्या, एकत्र। यानी वर्तनी की दृष्टि से सही शब्द की यदि बात करें तो वह सही शब्द होता है क्या, एकत्र, न कि एकत्रित। क्या होता है, एकत्र होता है, न कि एकत्रित होता है। ठीक है, अब देखो फिर साहित्य है क्या, गद्य पद्य का वह सम्मिलित रूप है, गद्य पद्य का वह सम्मिलित रूप, गद्य पद्य का वह सम्मिलित रूप जो हमें क्या करता है, ज्ञान या शिक्षा प्रदान करता है, उसे क्या कहा जाता है, साहित्य कहा जाता है। और आपको यदि इतना पता हो तो गद्य पद्य का मिश्रित रूप भी आप बता सकते हैं। बताओ गद्य पद्य के मिश्रित रूप को क्या कहते हैं, शाबाश, गद्य पद्य का मिश्रित रूप कहलाता है चंपू काव्य। क्या कहलाता है, चंपू काव्य कहलाता है। आगे हम पढ़ेंगे भी चंपू काव्य, गद्य रचनाएं, पद्य रचनाएं, चंपू रचनाएं। गद्य पद्य यानी जिसके अंतर्गत गद्य रूप में सम्मिलित हो और पद्य रूप में सम्मिलित हो। यदि दोनों रूप सम्मिलित होते हैं तो गद्य पद्य का जो मिश्रित रूप है वो क्या कहलाता है, चंपू कहलाता है। क्या कहलाता है, चंपू कहलाता है। अब देखिएगा, यानी आप ये कह सकते हैं, अर्थात क्या कह सकते हो, अर्थात गद्य पद्य का वह सम्मिलित रूप, गद्य पद्य का वह सम्मिलित रूप, गद्य पद्य का वह सम्मिलित रूप जो हमें ज्ञान या शिक्षा प्रदान करता है। क्या करता है, ज्ञान या शिक्षा प्रदान करता है। लिख लीजिए, अर्थात, अर्थात गद्य व पद्य, गद्य व पद्य का वह सम्मिलित, गद्य व पद्य का वह सम्मिलित रूप, गद्य व पद्य का वह सम्मिलित रूप जो हमें, जो हमें ज्ञान या शिक्षा प्रदान करता है, ज्ञान या शिक्षा प्रदान करता है, करता है, उसे साहित्य कहा जाता है।
क्या कहा जाता है, उसे साहित्य कहा जाता है, उसे साहित्य कहा जाता है। याद रह जाएगी बात। खुद आसान सी बात है कि गद्य व पद्य का वह सम्मिलित रूप जो हमें क्या प्रदान करता है, ज्ञान या शिक्षा प्रदान करता है, उसे साहित्य कहा जाता है। आप साहित्य को परिभाषा के रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं, यानी इसे पारिभाषित भी कर सकते हैं। परिभाषा में आप इसे बांध भी सकते हैं। कैसे? सामान्यतः किसी भी मनुष्य के सामाजिक व सांस्कृतिक जीवन का विश्लेषण ही क्या है, साहित्य। वास्तविक रूप में साहित्य है क्या? तो वास्तविक रूप में साहित्य है सामान्यतः किसी भी मनुष्य के सामाजिक व सांस्कृतिक जीवन का विश्लेषण क्या कहलाता है, साहित्य कहलाता है ना। तो परिभाषा दे सकते हैं आप, साहित्य की देना चाहिए तो यहां, और पारिभाषित भी कर सकते हैं। साहित्य की परिभाषा, साहित्य की परिभाषा। वास्तविक रूप में साहित्य की परिभाषा क्या है? वास्तविक रूप में साहित्य कहा किसे जाता है? वास्तविक रूप में साहित्य कहा किसे जाता है? सामान्यतः किसी भी मनुष्य के सामाजिक व सांस्कृतिक जीवन का, सामान्यतः किसी भी मनुष्य के सामाजिक व सांस्कृतिक जीवन का विश्लेषण साहित्य कहलाता है। विश्लेषण साहित्य कहलाता है। किया जा सकता है। ये दो नामों की व्याख्या की है आपने। एक तो साहित्य शब्द की व्युत्पत्ति की बात की, साहित्य शब्द का मतलब क्या होता है, और एक आपने ये जाना है इतिहास, और एक जान लिया आपने क्या, साहित्य। ठीक है, तो इतिहास और साहित्य दोनों का ये थोड़ा सा बेसिक नॉलेज है, ये जरूर ले लीजिएगा। सामान्य जानकारी है, ये आपको पता होनी चाहिए। ठीक, बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, कोई ज्यादा कठिन कॉन्सेप्ट नहीं है, सरल सा कॉन्सेप्ट है कि साहित्य शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। तो साहित्य शब्द स प्लस हित प्लस ये के योग से बना शब्द है। इसमें स उपसर्ग है, हित मूल शब्द है और ये प्रत्यय है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है क्या, एकत्र होना, और अर्थात गद्य व पद्य का वह सम्मिलित रूप जो हमें ज्ञान या शिक्षा प्रदान करता है, उसे साहित्य कहा जाता है। और साहित्य को परिभाषा में आपने बांधा है, तो आपने एक बात कही है कि सामान्यतः किसी भी मनुष्य के सामाजिक व सांस्कृतिक जीवन का विश्लेषण क्या कहलाता है, साहित्य कहलाता है। क्या कहलाता है, विश्लेषण है वो क्या कहलाता है, साहित्य कहलाता है। ठीक है, अब देखो इतिहास से संबंधित कुछ हम परिभाषाओं की बात करते हैं कि इतिहास के संबंध में कुछ विद्वानों ने परिभाषाएं प्रस्तुत करते हुए इतिहास को किस नजरिए से लिया है या किस नजरिए से माना है, अपना अपना दृष्टिकोण है इनका, अपने अपने इनके विचार हैं, यानी स्वयं के विचार हैं कि वास्तविक रूप में इतिहास किसे कहा जाना चाहिए। तो देखिएगा कौन कौन से विद्वान ऐसे हैं जिन्होंने इतिहास को परिभाषा में बांधने का प्रयास किया है। तो आपकी हेडिंग लगा लीजिए, वो लिखा लीजिए इतिहास की परिभाषा। इतिहास की परिभाषा, इतिहास की परिभाषा, इतिहास
इतिहास की परिभाषा। देखिएगा, यदि इतिहास की परिभाषाओं के रूप में बात करें तो पहली परिभाषा हम पढ़ेंगे महाभारत के रचयिता वेदव्यास के अनुसार। इसके अनुसार, महाभारत के रचयिता वेदव्यास के अनुसार। कौन है महाभारत के रचयिता? वेदव्यास। तो नंबर 1 पर यदि आप परिभाषा की बात करें तो वो परिभाषा की बात करेंगे महाभारत के रचयिता। नाम लिखो तब पता रखा करो, थोड़ा सा लेखन में गलती करते हो, चाहे पर मात्रा लगा देते हो, ये पर लगाना। महाभारत के रचयिता वेदव्यास, वेदव्यास के अनुसार। महाभारत के रचयिता वेदव्यास के अनुसार। देखिएगा, महाभारत के रचयिता वेदव्यास जी इतिहास की क्या परिभाषा देते हैं? महाभारत के रचयिता वेदव्यास जी कहते हैं कि धर्मार्थ काम मोक्षाणाम उपदेश समन्वितम पूर्ववृत्त कथा युक्तम इतिहासम प्रचक्षते। महाभारत के रचयिता वेदव्यास जी इतिहास को परिभाषित करते हुए कहते हैं कि ऐसी रचना या ऐसी ऐतिहासिकता जिसके अंतर्गत धर्म अर्थ काम मोक्ष इन सभी पुरुषार्थों के उपदेशों को सम्मिलित किया जाता है तथा पूर्व में घटित हो चुकी घटनाओं का समावेश किया जाता है, उसे इतिहास कहा जाता है। बहुत अच्छी परिभाषा दी है इन्होंने। परिभाषा देखिएगा क्या दी है। परिभाषा है धर्मार्थ काम मोक्षाणाम, धर्मार्थ काम मोक्षाणाम उपदेश, धर्मार्थ काम मोक्षाणाम उपदेश समन्वितम, धर्मार्थ काम मोक्षाणाम समन्वितम पूर्ववृत्त कथा युक्तम, पूर्ववृत्त कथा मैंने सहयोग कर दिया यहां, युक्तम इतिहासम प्रचक्षते, ये परिभाषा दी है। महाभारत के रचयिता वेदव्यास ने इतिहास को परिभाषा में बांधते हुए कहा है कि धर्मार्थ काम मोक्षाणाम उपदेश समन्वितम पूर्ववृत्त कथा युक्तम इतिहासम प्रचक्षते। देखो, इनके के द्वारा व्यक्त तत्सम शब्दावली को हम थोड़ी सी सहज शब्दावली में व्यक्त कर देते हैं। इन्होंने क्या बात कही है इसके माध्यम से। महर्षि वेदव्यास जी ने अपने शब्दों में क्या कहा है इतिहास की परिभाषा देते हुए, इन्होंने कहा है कि अर्थात ऐसी रचना जिसमें धर्म अर्थ काम मोक्ष, धर्म अर्थ काम मोक्ष
इन सभी पुरुषार्थों के उपदेशों को शामिल किया जाता है शामिल किया जाता है तथा पूर्व में गठित हो चुकी घटनाओं का समावेश किया जाता है उसे इतिहास कहा जाता है इतिहास कहा जाता है क्या बात की गई है? बहुत अच्छी बात की है महाभारत के रचयिता वेदव्यास जी ने कि ऐसी रचना जिसमें धर्म अर्थ काम मोक्ष इन सभी पुरुषार्थों के उपदेशों को क्या किया जाता है, शामिल किया जाता है तथा पूर्व में घटित हो चुकी घटनाओं का समावेश किया जाता है, उसे किसकी संज्ञा दी जाती है? इतिहास की संज्ञा दी जाती है। यानी उसे क्या कहा जाता है? इतिहास कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? उसे इतिहास कहा जाता है। ये तो परिभाषा हो गई महाभारत के रचयिता वेदव्यास जी के अनुसार। अब देखिएगा आगे हम परिभाषाओं की यदि बात करें तो आगे एक परिभाषा है प्रोफेसर कार्लाइल के अनुसार। किसके अनुसार है? प्रोफेसर कार्लाइल के अनुसार। तो दूसरी परिभाषा आप तैयार करेंगे, वो करेंगे प्रोफेसर कार्लाइल के अनुसार। इतिहास एक ऐसा दर्शन है जो दृष्टांतों के द्वारा शिक्षा प्रदान करता है। दृष्टांत का मतलब जानते हैं आप? उदाहरण। क्या होता है दृष्टांत का मतलब होता है उदाहरण। तो उदाहरणों के माध्यम से हमें ऐतिहासिक स्रोतों की क्या देता है? जानकारी देता है। यानी प्राचीन पूर्व में घटित हो चुकी घटनाओं की जानकारी दी जाती है, उसे क्या कहा जाता है? इतिहास कहा जाता है। तो देखिएगा यदि दूसरी परिभाषा की बात करें तो नंबर 2 पर बात है, वह है प्रोफेसर किसके अनुसार? प्रोफेसर कार्लाइल के अनुसार। प्रोफेसर कार्लाइल के अनुसार देखिएगा प्रोफेसर कार्लाइल क्या कहते हैं इतिहास के संबंध में। प्रोफेसर कार्लाइल के अनुसार देखिएगा तो प्रोफेसर कार्लाइल क्या कहते हैं? इतिहास एक ऐसा दर्शन है, देखो इतिहास एक ऐसा दर्शन है जो हमें इतिहास एक ऐसा दर्शन है जो दृष्टांतों के द्वारा शिक्षा प्रदान करता है। देख लीजिए इतिहास एक ऐसा दर्शन है। इतिहास एक ऐसा दर्शन है जो दृष्टांतों के द्वारा
जो दृष्टांतों के द्वारा शिक्षा प्रदान करता है। ठीक, क्या कहा जा रहा है? इतिहास एक ऐसा दर्शन है, इतिहास एक ऐसा दर्शन है जो दृष्टांतों के द्वारा शिक्षा प्रदान करता है। तो यह परिभाषा बंधु किसकी? प्रोफेसर कार्लाइल के अनुसार। परिभाषा अच्छी है, ध्यान रखना, पूछी जा सकती है परीक्षा में। विगत भर्ती परीक्षाओं में आचार्य शुक्ल की परिभाषा यहां से पूछी जा चुकी है, तो हो सकता है कि परिभाषा आपको प्रोफेसर कार्लाइल के अनुसार भी पूछ ली जाए। तो याद रखना, क्या मानते हो? ये मानते हैं कि इतिहास एक ऐसा दर्शन है जो दृष्टांतों के द्वारा शिक्षा प्रदान करता है। अब देखो परिभाषा कौन सी पूछी जा चुकी है? आचार्य शुक्ल की पूछी जा चुकी है। तो देखिएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इतिहास किसे कहा है? देखिएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार देखिएगा, शुक्ल जी क्या कहते हैं अपनी परिभाषा में कि प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब है। क्या कहते हैं? कहते हैं कि प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब है। चित्तवृत्तियां मन के वृतांत, इसके मन के वृतांतों का, इसका मन के वृतांतों का प्रतिबिंब है, प्रतिछाया है। क्या है? प्रतिबिंब है, प्रतिछाया है। तो आप ये कहेंगे कि प्रत्येक देश का साहित्य, प्रत्येक देश का साहित्य, प्रत्येक देश का साहित्य वहां की, प्रत्येक देश का साहित्य वहां की, प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब है। संचित प्रतिबिंब है, संचित प्रतिबिंब है। याद रह जाएगा, प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की क्या? चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब है। परिभाषा रिपीट भी हो सकती है, दोबारा भी पूछी जा सकती है, तो ध्यान रहिए, याद रखना। अब एक परिभाषा और बात करते हैं, वो करते हैं डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार। देखो, इतिहास को किस विद्वान ने क्या क्या कहा है, कि ये इनके स्वयं के विचार हैं कि इतिहास किसे कहा जाना चाहिए। तर्क हैं आपस में एक दूसरे के, क्योंकि एक दूसरे पर तर्क भी किया है, हालांकि आलोचनाएं भी एक दूसरे की है। लेकिन बात यह है कि इन्होंने अपने शब्दों में इतिहास को क्या कहा है, कि कैसा होना चाहिए, या किसका समावेश होना चाहिए, या उस रचना के अंतर्गत क्या किया गया हो जिसे क्या कहा जा सके, इतिहास कहा जा सके। ठीक है, ये अपने अपने इनके विचार हैं, अच्छे हैं, ध्यान रखना। डॉक्टर नगेंद्र क्या कहते हैं कि साहित्य का इतिहास बदलती हुई अभिरुचि व संवेदनाओं का इतिहास है, जिसका सीधा संबंध आर्थिक व चिंतनात्मक परिवर्तन से है। इसे है आर्थिक व चिंतनात्मक परिवर्तन से है। ठीक, लिखिए इसके अनुसार। नंबर 4 यदि बात करें तो डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार, डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार, देखिए डॉक्टर नगेंद्र क्या कहते हैं।
ठीक है। आचार्य शुक्ल ने तो क्या कहा है कि प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की चित्तवृत्तियों का क्या है, संचित प्रतिबिंब है, ये बात कही है इन्होंने। और डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार, तो डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार इनकी परिभाषा की हम बातें करते हैं। देखिएगा क्या कहा है, लिखो, साहित्य का इतिहास बदलती हुई अभिरुचियों व संवेदनाओं का इतिहास है। साहित्य का इतिहास, साहित्य का इतिहास, साहित्य का इतिहास, साहित्य का इतिहास बदलती हुई, साहित्य का इतिहास बदलती हुई अभिरुचियों, बदलती हुई अभिरुचियों व संवेदनाओं का, बदलती हुई अभिरुचियों व संवेदनाओं का इतिहास होता है। संवेदनाओं का इतिहास होता है, संवेदनाओं का इतिहास होता है, इतिहास होता है, जिसका सीधा संबंध, जिसका सीधा संबंध आर्थिक युग की बात, आर्थिक व चिंतनात्मक, आर्थिक व चिंतनात्मक परिवर्तन से, चिंतनात्मक परिवर्तन से, आर्थिक व चिंतनात्मक परिवर्तन से, ठीक, आर्थिक व चिंतनात्मक परिवर्तन है, उसे इतिहास कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है, इतिहास कहा जाता है। आर्थिक चिंतनात्मक परिवर्तन से माना जाता है, जिसका सीधा संबंध आर्थिक व चिंतनात्मक परिवर्तन से है। हालांकि इन्होंने अपने शब्दों में यही कहा है कि जिसका सीधा संबंध आर्थिक व चिंतनात्मक परिवर्तन से माना जाता है या परिवर्तन से है। ठीक है, ठीक। तो अब देखो एक बार पुनः इन्हें रिवाइज कर लो आप कि इन विद्वानों ने इतिहास किसे माना है, कि इतिहास कैसा होना चाहिए। तो इन्होंने देखो अलग अलग अपने अपने तर्क दिए हैं। महाभारत के रचयिता वेदव्यास जी कहते हैं कि धर्मार्थ काम मोक्षणाम उपदेश समन्वितम पूर्ववृत्त कथा युक्तम इतिहासम प्रचक्षते, अर्थात ऐसी रचना जिसमें धर्म अर्थ काम मोक्ष इन सभी पुरुषार्थों के उपदेशों को शामिल किया जाता है तथा पूर्व में घटित हो चुकी घटनाओं का समावेश किया जाता है, उसे इतिहास कहते हैं। ये बात तो कहते हैं महाभारत के रचयिता वेदव्यास जी। और प्रोफेसर कार्लाइल जी क्या कहते हैं, इतिहास एक ऐसा दर्शन है जो दृष्टांतों के द्वारा शिक्षा प्रदान करता है। आचार्य शुक्ल जी क्या कहते हैं, प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब है। और डॉक्टर नगेंद्र जी क्या कहते हैं, डॉक्टर नगेंद्र जी कहते हैं कि साहित्य का इतिहास बदलती हुई अभिरुचियों व संवेदनाओं का इतिहास है, या इतिहास होता है जिसका सीधा संबंध आर्थिक व चिंतनात्मक परिवर्तन से माना जाता है, या आर्थिक चिंतनात्मक परिवर्तन से है या आर्थिक चिंतनात्मक परिवर्तन से माना जाता है। ठीक है, ये इतिहास के संबंध में तो परिभाषाएं हैं, 4 ही परिभाषा, ज्यादा परिभाषा नहीं दी है, 4 याद कर लेना आप, 4 काफी है। अच्छी परिभाषा है सभी, किसी न किसी परिभाषा के रूप में या किसी न किसी परिभाषा को प्रश्न के रूप में प्रस्तुत करके आपसे पूछा जा सकता है कि उक्त इतिहास के संबंध में उक्त परिभाषा किस माह से की है। ठीक है, तो आपको ध्यान रहे कि किसने ये परिभाषा दी थी। अब आपकी आगे की हेडिंग रहेगी हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की शुरुआत। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की क्या शुरुआत। अब देखो हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की शुरुआत की बात करें तो हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की शुरुआत होती है 19वीं शताब्दी में। कब होती है हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की शुरुआत, कब होती है 19वीं शताब्दी में होती है।
लेकिन इससे पूर्व भी हमें कुछ रचनाएं ऐसी प्राप्त हो जाती हैं जिनमें हिंदी साहित्य इतिहास से संबंधित या हिंदी साहित्य से संबंधित तत्व पढ़ने को हमें मिल जाते हैं। ऐसी रचनाएं हैं जिनमें हिंदी साहित्य इतिहास से संबंधित कुछ समावेश हमें मिल जाता है पूर्व भी, 19वीं शताब्दी से पहले भी। लेखन की शुरुआत तो 19वीं शताब्दी में हुई थी माना जाता वास्तविक रूप में, लेकिन उससे पहले भी कुछ रचनाएं ऐसी लिखी जा चुकी है हिंदी साहित्य से संबंधित। जैसे 84 वैष्णवन की वार्ता है, 252 वैष्णवन की वार्ता है, गोकुलनाथ जी की है, भक्तमाल है, नावादास की है, बल्ब दिग्विजय है, यदुनाथ जी की है, राग कल्प द्रोम या राग सागरोद्भव है आपके पास, कृष्णानंद व्यास देव की है, कृष्णानंद देव व्यास की है, कवि माला है हरिराय की, विचित्रोपदेश है कक्षेदी तिवारी या नक्षेदी तिवारी, सुंदरी तिलक है हरिश्चंद्र की, विद्वान मौत्रिंगिणी सुभाष सिंह की है, हिंदुइज्म एंड ब्रह्मनिज्म मोनियर विलियम की है, और कालिदास हजारा कालिदास त्रिवेदी की है। ये ऐसी रचनाएं हैं जो 19वीं शताब्दी से पहले की रचनाएं हैं जिनमें भी हिंदी साहित्य से संबंधित तत्व पढ़ने को हमें मिल जाते हैं। तो इनमें तो आपको केवल रचना का नाम और रचनाकार का नाम याद रखना होता है, यानी रचना और रचनाकार का नाम यदि याद रख लेते हो तो इनका काम हो जाएगा और काम किया जा सकता है। ठीक है, तो चलिए आप हेडिंग लगाइए हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की शुरुआत। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की शुरुआत, चलिए बात कर लेते हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की शुरुआत। हिंदी साहित्य हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की शुरुआत। लेखन की क्या शुरुआत, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की शुरुआत। चलिए, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की शुरुआत 19वीं शताब्दी से मानी जाती है। कब से मानी जाती है? हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की शुरुआत 19वीं शताब्दी से मानी जाती है। हिंदी साहित्य इतिहास हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की शुरुआत 19वीं शताब्दी से मानी जाती है। 19वीं शताब्दी 19वीं शताब्दी से मानी जाती है। 19वीं शताब्दी से मानी जाती है। 19वीं शताब्दी से मानी जाती है। एक बात तो यह होगी कि हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की जो शुरुआत है वो कब से मानी जाती है। तो दोस्तों याद रहे, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की शुरुआत है वो 19वीं शताब्दी से मानी जाती है, परंतु इससे पूर्व भी कुछ रचनाएं ऐसी प्राप्त हो जाती है। लिख लीजिए, परंतु इससे पूर्व भी कुछ रचनाएं ऐसी प्राप्त हो जाती है
प्राप्त हो जाती है, रचनाएं ऐसी प्राप्त हो जाती है जिनमें हिंदी साहित्य से संबंधित तत्व पढ़ने को मिल जाते हैं, जिनमें हिंदी साहित्य इतिहास से संबंधित जिनमें 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 हिंदी जिनमें हिंदी साहित्य से संबंधित तत्व पढ़ने को मिल जाते हैं, हिंदी साहित्य से संबंधित तत्व पढ़ने को मिल जाते हैं, तत्व पढ़ने को मिल जाते हैं, ठीक है। क्या कह सकते हो? अब ये कह सकते हो हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की शुरुआत 19वीं शताब्दी से हुई मानी जाती है, परंतु इससे पूर्व भी कुछ रचनाएं ऐसी प्राप्त हो जाती है जिनमें हिंदी साहित्य इतिहास से संबंधित तत्व पढ़ने को मिल जाते हैं, ठीक। अब देखिएगा कौन कौन सी ऐसी रचनाएं हैं जिनमें हिंदी साहित्य से संबंधित तत्व पढ़ने को मिलते हैं। देखिएगा इधर आप ये कह सकते हैं, एक सीरियल सा बना लो, ऐसे व्यवस्थित देखो, क्रमांक संख्या, रचना का नाम, और रचनाकार, ठीक। देखिएगा नंबर 1 पर यदि हम बात करें तो नंबर 1 पर आप बात कर सकते हैं 84 वैष्णवन, 84 वैष्णवन की वार्ता, और एक आप बात करेंगे वो करेंगे 252 वह है यहां पर 252 वैष्णवन की वार्ता, 84 वैष्णवन की वार्ता और 252 वैष्णवन की वार्ता, और ये दोनों ही किसकी है? गोकुलनाथ की है। बताया था ना अभी, दोनों ही रचनाएं किसकी है? गोकुलनाथ की है। आप केवल यहां से इतना याद रख लेना, क्योंकि यहां से अगर पूछा जाएगा प्रश्न तो सीधा प्रश्न यही पूछा जाएगा कि 84 वैष्णवन की वार्ता और 252 वैष्णवन की वार्ता रचनाएं किसकी है? तो गोकुलनाथ की है। हाँ, फिर लिखिए भक्तमाल, जो किसकी है? याद करते जाओ साथ साथ। भक्तमाल किसकी है? नाभादास की है। नंबर 3 पर यदि बात करो तो वह है क्या? भक्तमाल रचना की यदि बात करोगे तो वह है नाभादास की। किसकी है? नाभादास की। अच्छी रचना है, ये काफी बार पूछी जाती है। भक्तमाल नाभादास की रचना है। एक है बल्ब दिग्विजय यदुनाथ की, ये भी बहुत अच्छी रचना है। बल्ब दिग्विजय, और बल्ब दिग्विजय रचना किसकी है? यदुनाथ की। किसकी है? यदुनाथ की। बल्ब दिग्विजय यदुनाथ की है। बहुत अच्छी रचना है, ध्यान रखना। बल्ब दिग्विजय यदुनाथ की है।
एक राग कल्पद्रुम या राग साग्रोद्भव, यह रचना भी अच्छी है। नंबर 5 पर यदि बात करोगे तो वो है क्या, राग कल्पद्रुम या आप कह सकते हैं क्या, राग साग्रोद्भव। राग साग्रोद्भव, राग कल्पद्रुम या राग साग्रोद्भव किसकी है, तो कृष्णानंद व्यास देव की है। किसकी है, कृष्णानंद देव, कृष्णानंद व्यास देव, कृष्णानंद व्यास देव। ठीक है, इन रचनाओं के संबंध में ज्यादा चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों, क्योंकि यहां से अगर प्रश्न उठेगा ना, तो वह प्रश्न क्या उठेगा, ध्यान रहे, प्रश्न उठेगा कि उक्त रचना के रचनाकार कौन है, या निम्न में से कौन सी रचना सुमेलित नहीं है ना, कौन सी सुमेलित नहीं है या कौन सी संगत नहीं है, या असंगत कौन सी है, एक ही बात है क्या, असंगत कौन सी है। तो ऐसा आपसे प्रश्न यहां से पूछा जा सकता है। ठीक है, तो क्या होगी, 84 वैष्णव की वार्ता, 252 वैष्णव की वार्ता, गोकुलनाथ, भक्तमाल कौन, नाभादास, बल्ब दिग्विजय कौन, यदुनाथ, और राग कल्पद्रुम या राग साग्रोद्भव किसकी है, कृष्णानंद व्यास देव है। ठीक है, अब देखिएगा आगे की रचना है आपके पास, वो है कवि माला। कौन सी है, कवि माला। नंबर 6 पर यदि बात करें तो वो है कवि माला, और कवि माला रचना है हरिराय की। किसकी है, यदि कवि माला की बात करोगे तो कवि माला है किसकी, हरिराय की। ठीक, कवि माला हरिराय की। नंबर 7 विचित्रोपदेश, विचित्रोपदेश, विचित्र प्लस उपदेश, अच्छी रचना है विचित्रोपदेश। कक्षेदी तिवारी या नक्षेदी तिवारी, कौन है, कक्षेदी तिवारी या नख, है ना, छेदी आ जाएगा क्या, नक्षेदी तिवारी, कक्षेदी या नक्षेदी तिवारी। ठीक, आएगा नहीं, कक्षेदी या नक्षेदी क्या, तिवारी, याद रख लेना आप, नीचे लिख देता हूं नीचे। हाँ चलिए, कक्षेदी तिवारी या फिर नक्षेदी तिवारी। सुंदरी तिलक, आगे वाली रचना है सुंदरी तिलक। नंबर 8 कौन सी है, सुंदरी तिलक। सुंदरी तिलक है हरीशचंद्र की। किसकी है, हरीशचंद्र की है सुंदरी तिलक, हरीशचंद्र की। याद करते जाना साथ साथ। कवि माला किसकी है, हरिराय की है। विचित्रोपदेश नक्षेदी तिवारी या कक्षेदी तिवारी, और सुंदरी तिलक किसकी है, हरीशचंद्र की है। नंबर 9 पर यदि बात करोगे तो हिंदुइज्म एंड बर्मनिज्म, हिंदुइज्म एंड बर्मनिज्म किसकी है, मोनियर विलियम की है। किसकी है, मोनियर विलियम की है। विद्वान मौत्रेंगिणी सुभाष सिंह की है। कालिदास हजारा कालिदास त्रिवेदी की है। ठीक है, हिंदुइज्म एंड क्या, ब्रह्मनिज्म,
हिंदुइज्म एंड ब्रह्मनिज्म किसकी है? हिंदुइज्म एंड ब्रह्मनिज्म मोनियर विलियम की है। मोनियर विलियम किसकी है? मोनियर विलियम की है। और ऐसे यदि बात करें तो नंबर 10 विद्वान मौत्रिंगिणी। विद्वान मौत्रिंगिनी। और विद्वान मौत्रिंगिनी है वो है किसकी? सुबा सिंह की। किसकी है? सुबा सिंह। विद्वान मौत्रिंगिणी है किसकी? सुबा सिंह की। और एक और लिख लीजिए कालिदास हजारा, जो कालिदास त्रिवेदी की है। कालिदास क्या? कालिदास हजारा जो किसकी है? कालिदास त्रिवेदी की है। कालिदास त्रिवेदी की ये भैया रचनाएं हैं आपके पास, जिनके संबंध में आप क्या कहोगे? ये ऐसी रचनाएं हैं जो 19वीं शताब्दी से पूर्व की रचनाएं हैं। आपने ये बात की हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की शुरुआत, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की शुरुआत 19वीं शताब्दी से मानी जाती है, परंतु इससे पूर्व भी कुछ रचनाएं ऐसी प्राप्त हो जाती है जिनमें हिंदी साहित्य से संबंधित तत्व पढ़ने को मिलते हैं। और वो रचनाएं आपकी 84 वैष्णव की वार्ता, 252 वैष्णव की वार्ता, गोकुलनाथ, भक्तमाल नाभादास, बल्ब दिग्विजय, वियदुनाथ, राग कल्पद्रुम, राग सागरोद्भव, कृष्णानंद व्यास देव है, कवि माला हरिराय है, विचित्र उपदेश कक्षेदी तिवारी नक्षेदी तिवारी है, सुंदरी तिलक हरिश्चंद्र है, हिंदुइज्म एंड ब्रह्मनिज्म मोनियर विलियम की है, विद्वान मौत्रिंगिणी किसकी है? सुबा सिंह की, और कालिदास हजारा कालिदास त्रिवेदी की है। अब देखो हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की वास्तविक शुरुआत होती है, वो होती है कब से? 19वीं शताब्दी से शुरू हुई मानी जाती है, जिसके विकास में 5 विद्वानों का योगदान महत्वपूर्ण था। गारसद तासी का, ठाकुर शिव सिंह सेंगर का, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन का, मिश्र बंधु का। मिश्र बंधु 3 भाई थे ना, गणेश बिहारी मिश्र है ना, गणेश बिहारी, हाँ सुखदेव बिहारी, हाँ गणेश बिहारी सुखदेव बिहारी। और एक कौन था? अरे एक कौन था? श्याम बिहारी। कौन था? श्याम बिहारी। गणेश बिहारी, श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी, ये तीनों थे। ठीक है। और एक आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक, इनके बारे में पढ़ लेते थोड़ा सा कि इनसे संबंधित क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं। बेसिक भूमिका है, ध्यान रखना। वास्तविक 19वीं शताब्दी की अभी तक बात नहीं हुई है, तो 19वीं शताब्दी की में हम बात कर लेते हैं। चलिए आगे आप बात लिखेंगे कि हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की वास्तविक शुरुआत। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की वास्तविक शुरुआत। हिंदी साहित्य लेखन, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की हिंदी साहित्य इतिहास और लिखो। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की शुरुआत। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन, हिंदी साहित्य इतिहास, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की वास्तविक शुरुआत। वास्तविक शुरुआत। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की वास्तविक शुरुआत 19वीं शताब्दी
19वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी से शुरू मानी जाती है, जिसके विकास में जिसके विकास में जिसके विकास में निम्न 5 विद्वानों का निम्न पांच विद्वानों का योगदान महत्वपूर्ण माना जाता है। इन 5 विद्वानों का योगदान महत्वपूर्ण माना जाता है। ठीक, निम्न 5 विद्वानों का योगदान महत्वपूर्ण माना जाता है। अब वो 5 विद्वान मैंने बता दिए थे तुम्हें, कौन कौन से 5 विद्वान हैं। गारसा दत्तासी है, ठाकुर शिव सिंह सेंगर है, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन है, मिश्र बंधु है और आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, जिनका योगदान महत्वपूर्ण माना जाता है। ठीक है, पहली बात देखो आप, पहली बात आपके पास क्या है? पहली बात यह है कि हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का सर्वप्रथम प्रयास, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का सर्वप्रथम प्रयास, पहली बात, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का सर्वप्रथम प्रयास, कब और किसके द्वारा भाई? 1839 ईस्वी में, 1839 ईस्वी में किया गया था। किसके द्वारा? ये फ्रेंच विद्वान था गारसा दे तासी। हालांकि आगे एक एक का विवरण हम पढ़ेंगे पूरा विस्तार से, लेकिन यहां पर आप केवल थोड़ा सा कम दें विस्तार, ज्यादा न दे से। अब देखिएगा, नंबर 2 पर यदि मैं बात करूं तो द्वितीय प्रयास किसके द्वारा किया गया था? तो आप ये कहेंगे कि हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का द्वितीय प्रयास। ये प्रश्न काफी बार पूछा गया है। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का द्वितीय प्रयास, और वो भी किसी भारतीय के द्वारा। ये इसीलिए प्रश्न सबसे ज्यादा पूछा जाता है, किसी भारतीय के द्वारा। शॉर्ट में लिख देता हूं, किसी भारतीय द्वारा, सर्वप्रथम। भारतीय द्वारा तो सर्वप्रथम ही हो गया। अरे भारतीय द्वारा तो क्या हो गया? सर्वप्रथम ही हो गया ना। कब? 1883 ईस्वी में ठाकुर शिव सिंह सेंगर के द्वारा। ठाकुर कौन? ठाकुर शिव सिंह, कौन भाई? ठाकुर शिव सिंह सेंगर जी। आई बात समझ में? तो याद रखो कि हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का द्वितीय प्रयास
1883 ईस्वी में ठाकुर शिव सिंह सेंगर के द्वारा किया गया था। शिव सिंह सरोज रचनाएं सब पढ़ेंगे आगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पूरा विस्तार से पढ़ेंगे। एक बार ये कह दो, आपने ये कहा है कि जिनके विकास में निम्न 5 विद्वानों का योगदान महत्वपूर्ण माना जाता है, वो 5 विद्वान कौन कौन से? ये सीधे प्रश्न आते हैं। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का सर्वप्रथम प्रयास किसके द्वारा किया गया था? तो गारसा दत्तासी के द्वारा किया गया था। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का द्वितीय प्रयास, या फिर यूं पूछता है कि हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का किसी भारतीय द्वारा सर्वप्रथम प्रयास, तो वो थे ठाकुर शिव सिंह सेंगर। और तीसरा प्रश्न आपके यहां से बन सकता है कि सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य के सर्वप्रथम इतिहासकार, सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य के सर्वप्रथम इतिहासकार, यह आ सकता है। सच्चे अर्थों में, सच्चे अर्थों में, सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य, सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य के क्या? सर्वप्रथम इतिहासकार, सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य के सर्वप्रथम इतिहासकार, लिख लो। सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य के सर्वप्रथम इतिहासकार, सर्वप्रथम इतिहासकार, सर्वप्रथम इतिहासकार। बताओ भाई कौन थे रे सर्वप्रथम इतिहासकार सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य के? तिथि बता देता हूं, 1888 ईस्वी की बात है। 1888 ईस्वी की बात है। शाबाश। कौन? जॉर्ज, कौन भाई? जॉर्ज अब्राहम। जॉर्ज अब्राहम कौन? ग्रियर्सन। शाबाश, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन थे ये। सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य के सर्वप्रथम इतिहासकार 1888 ईस्वी जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। और अब यदि मैं बात करूं आपसे, तो नंबर 4 पर है परंपरागत रूप से, क्या कह रहा हूं? परंपरागत रूप से, परंपरागत रूप से हिंदी साहित्य, परंपरागत रूप से हिंदी साहित्य के सर्वप्रथम इतिहासकार। बोलो भाई, किसकी बात कर रहा है? ये बात ये की जा रही है कि परंपरागत रूप से हिंदी साहित्य के सर्वप्रथम इतिहासकार 1813 ईस्वी की बात है। कौन? शाबाश। 1813 ईस्वी में कौन आ गए भाई? मिश्र बंधु की बात की जा रही है। 1813 नहीं, बावलो 1913 ईस्वी। कौन सी? 1913 ईस्वी। कौन थे? मिश्र बंधु। मिश्र बंधु, ठीक है। हाँ, रचना सब पढ़ लेंगे, आगे आ जाएगी रचना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मिश्र बंधु विनोद थी ना, देखिएगा। अब आपको एक बात ये कहनी है कि सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य के सर्वप्रथम परंपरागत परंपरागत इतिहासकार कौन थे? तो ये बात है 1929 ईस्वी की। कब की है?
1929 ईस्वी। 1929 ईस्वी का नाम आते ही आपको नाम याद आ गया, शाबाश। 1929 ईस्वी और आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बात कर रही हूं, इसकी बात कर रही हूं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बात कर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हो गए। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण तथ्य हैं और बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है, ये याद रहने चाहिए, ध्यान रखना। आप ये याद रखेंगे कि हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की वास्तविक शुरुआत 19वीं शताब्दी से मानी जाती है, जिसमें क्या, जिसके विकास में निम्न 5 विद्वानों का योगदान महत्वपूर्ण है। और कौन कौन से हैं? हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का सर्वप्रथम प्रयास गारसा दत्तासी द्वारा 1839 ईस्वी में, और हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का द्वितीय प्रयास किसी भारतीय विद्वान द्वारा, ये भारतीय विद्वान थे और इन्होंने 1883 ईस्वी में ठाकुर शिव सिंह, कौन थे? ठाकुर शिव सिंह सेंगर थे। और सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य के सर्वप्रथम इतिहासकार 1888 ईस्वी की बात है, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन थे। और परंपरागत रूप से हिंदी साहित्य के सर्वप्रथम इतिहासकार की यदि बात की जाए तो 1913 ईस्वी की बात है, मिश्र बंधु थे। और सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य के सर्वप्रथम परंपरागत इतिहासकार, सच्चे अर्थों में भी और परंपरागत रूप से भी किसे माना जाता है? 1929 ईस्वी की बात है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। देखिए दोस्तों, इस सेशन के अंतर्गत आपने क्या क्या पढ़ा है, ये जरूर बहुत महत्वपूर्ण है। आपने ये कहा कि सर आप हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ रहे हैं आज, और सबसे पहले हमने इतिहास शब्द की व्युत्पत्ति के बारे में जाना है कि इतिहास शब्द इति प्लस है प्लस अस यानी आस धातु के योग से बना शब्द है। इसमें इति का अर्थ है समाप्त, है का अर्थ है निश्चय या निश्चित, अस का अर्थ है होना, अर्थात जिसकी निश्चित रूप से समाप्ति हो चुकी है उसे किसकी संज्ञा दोगे? इतिहास की संज्ञा दोगे। फिर आपने साहित्य के बारे में पढ़ा है कि साहित्य शब्द की व्युत्पत्ति कैसे हुई, कि साहित्य शब्द स प्लस हित प्लस ये के योग से बना शब्द है, जिसका शाब्दिक अर्थ है एकत्र होना। क्या होता है? एकत्र होना, अर्थात गद्य पद्य का वह सम्मिलित रूप जो हमें शिक्षा या फिर क्या प्रदान करता है? ज्ञान प्रदान करता है, उसे साहित्य कहा जाता है। परिभाषा के रूप में आप ये बात कह सकते हैं, सामान्यतः किसी भी मनुष्य के सामाजिक व सांस्कृतिक जीवन का विश्लेषण क्या कहलाता है? साहित्य कहलाता है। इसके बाद में आपने साहित्य के, हिंदी साहित्य के इतिहास संबंधित कुछ परिभाषाएं पढ़ी है। परिभाषाओं में आपने सबसे पहले पढ़ी है महाभारत की रचयिता वेदव्यास के अनुसार धर्मार्थ काम मोक्षाणाम उपदेश समन्वितम पूर्ववृत्त कथा युक्तम इतिहासम प्रचक्षते। ऐसी रचना जिसमें धर्म अर्थ काम मोक्ष इन सभी पुरुषार्थों के उपदेशों को क्या शामिल किया जाता है तथा पूर्व में घटित हो चुकी घटनाओं का समावेश किया जाता है, उसे इतिहास कहा जाता है। ठीक है। और फिर प्रोफेसर कार्लाइल के अनुसार इतिहास एक ऐसा दर्शन है जो दृष्टांतों के द्वारा हमें शिक्षा प्रदान करता है। फिर आचार्य शुक्ल के अनुसार प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की चित्त वृत्तियों का क्या है? संचित प्रतिबिंब है। ठीक है। फिर आपने परिभाषा पढ़ी है डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार। डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं कि साहित्य का इतिहास बदलती हुई अभिरुचियों व संवेदनाओं का इतिहास है, जिसका सीधा संबंध आर्थिक व चिंतनात्मक परिवर्तन से माना जाता है। ठीक है। इसके बाद में आपने कहा कि हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की शुरुआत, तो हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की शुरुआत वास्तविक रूप में 19वीं शताब्दी से हुई मानी जाती है, लेकिन इससे पूर्व भी कुछ रचनाएं ऐसी मिल जाती है जिनमें हिंदी साहित्य इतिहास से संबंधित तत्व पढ़ने को मिल जाते हैं, हिंदी से संबंधित स्रोत मिल जाते हैं। उन रचनाओं में 84 वैष्णव की वार्ता, 252 वैष्णव की वार्ता गोकुलनाथ की है, भक्तमाल नाभादास की है, बल्ब दिग्विजय यदुनाथ की है, राग कल्पद्रुम या राग सागरोद्भव कृष्णानंद व्यास देव की है, और कविमाला हरिराय की, विचित्रोपदेश का छेदी तिवारी या नक्शेदी तिवारी की है, सुंदर तिलक हरिश्चंद्र की है, हिंदुइज्म एंड ब्रह्मनिज्म मोनियर विलियम की है, विद्वान मोत्रंगिणी सुभा सिंह की है, और कालिदास हजारा कालिदास त्रिवेदी की है। इसके बाद में हमने एक बात की है कि हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की वास्तविक शुरुआत है वो 19वीं शताब्दी से ही मानी जाती है, जिसके विकास में निम्न 5 विद्वानों का योगदान बहुत महत्वपूर्ण रहा है, जिन्होंने बहुत ही अच्छा प्रयास किया था, शुरुआती तौर पर लिखने का प्रयास किया इतिहास के संबंध में, तो हिंदी साहित्य के इतिहास के संबंध में। ठीक है। हिंदी साहित्य इतिहास का सर्वप्रथम लेखन का जो प्रयास किया गया था वो किया गया था 1839 ईस्वी के अंतर्गत गारसा दत्तासी के द्वारा। द्वितीय प्रयास किसी भारतीय विद्वान द्वारा किया गया था 1883 ईस्वी में, वो थे ठाकुर शिव सिंह सेंगर। और सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य के सर्वप्रथम इतिहासकार की यदि बात की जाए
तो 1888 ईस्वी में जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन को कहा जाता है। और परंपरागत रूप से हिंदी साहित्य के सर्वप्रथम इतिहासकार की बात करें तो वो है 1913 ईस्वी और मिश्र बंधुओं की बात की जाती है। और सच्चे अर्थों में वह परंपरागत, सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य के सर्वप्रथम परंपरागत इतिहासकार 1929 ईस्वी में का कौन? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। दोस्तों ये जो सेशन रहा है आपका वो इतिहास के संबंध में, बेसिक कॉन्सेप्ट का इतिहास के संबंध में चर्चा रही है। हालांकि कुछ बातें हो रही है कि सर इनके बारे में विस्तार से, तो इनके बारे में विस्तार से अगली क्लास में हो जाएगा, जिसमें हम सभी विद्वानों के बारे में पढ़ेंगे, सभी विद्वानों की विस्तृत चर्चा होगी, चाहे वो गारसा दत्तासी की है, ठाकुर शिव सिंह सेंगर की है, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन की है, मिश्र बंधु की है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा की है, चाहे किसी की भी है, उनकी रचना और रचना का समय और उनका जीवन काल, कितना जीवन काल रहा था और उन्होंने कौन कौन सी रचना लिखी थी और इतिहास के संबंध में क्या प्रस्तुत किया था। तो दोस्तों इस क्लास के थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट तैयार करो, थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट तैयार करोगे तो बहुत अच्छी प्रकार से तैयार हो जाएगा और आराम से आप उसे तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो इस क्लास के लिए तो आज इतना ही है। अगली क्लास के अंतर्गत हम शुरुआत करेंगे, वो करेंगे किससे? गारसा दत्तासी से। ठीक है, तो ओके, थैंक यू, धन्यवाद, जब तक आप इसको तैयार कर लें। ओके, धन्यवाद।